अगर ये सब आपके डाउट्स हैं तो ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या होता है मास नंबर? एटॉमिक नंबर तो हर एलिमेंट की पहचान है। पहले थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। काइंड ऑफ सारी ही चीजों को कवर करने वाला क्वेश्चन है। ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, क्या तुम भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेकर कंफ्यूज रहते हो? कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्या हमें क्वांटम नंबर पढ़ने हैं, क्या हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिटेल में पढ़ना है? अगर ये सब आपके डाउट्स हैं तो ये सेशन सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस सेशन में हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के साथ। प्रैक्टिस हो जाएगी, चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी कहां से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। सो वेलकम एवरीवन टू अनदर सेशन ऑफ केमिस्ट्री। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अनलिमिटेड टॉपिक्स बन सकते हैं, लेकिन हमें कैसे पता लगे कि क्या पढ़ना है, उसके लिए हम रेफर करेंगे सीबीएसई के द्वारा दिए हुए सिलेबस को। तो पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है सिलेबस में। सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक जो उन्होंने डिस्कस करने को बोला है दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या चार्ज, क्या है मास और किसने किया था डिस्कवर, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में कैथोड रेज और प्रोटॉन की डिस्कवरी में एनोड रेज भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है मॉडल्स ऑफ एटम। आपको यहाँ पे 3 मॉडल्स पर फोकस करना है। थॉमसन्स मॉडल पढ़ना है ड्रॉबैक्स के साथ, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है, लेकिन उससे पहले उसका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझ में आना चाहिए। बोहर्स मॉडल को पढ़ना है, बोहर्स मॉडल के साथ ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझ में आएगी। नेक्स्ट इज वैलेंसी। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी तो वैलेंसी निकालना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या होता है मास नंबर? एटॉमिक नंबर तो हर एलिमेंट की पहचान है। लास्ट में आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, एग्जांपल्स पता करो, डेफिनेशंस पता करो और इनकी एप्लीकेशंस भी आती है। ये था हमारा सिलेबस। अब आपको पता है कि हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं। टैप एंड टेस्ट की आईडी ओपन करो, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगी, एक क्वेश्चन तुम लोग जल्दी से सॉल्व करोगे। ओके, इसी तरह से आएगा। देखो बिना प्रैक्टिस के मैं जितना भी पढ़ा लूं, तुम लोग अगर खुद से नहीं कर पाओगे तो समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कैनाल रेज से रिलेटेड। क्वेश्चन सेज कैनाल रेज आर मेड अप ऑफ आर चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड वर डिस्कवर्ड बाय एस। हियर आर एंड एस आर। क्या होती है कैनाल रेज? पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो आपको अगर याद हो, 2 तरह की रेस के बारे में हमने डिस्कस किया है, कैथोड रेस एंड एनोड रेस, राइट। कैथोड रेस होती हैं आपकी नेगेटिवली चार्ज्ड रेस। ऐसी रेस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम कैथोड रेस बोलते हैं। इसके लिए जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और कैनाल रेस जिनको एनोड रेस भी बोला जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रेस होती हैं। सो कैनाल रेज हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, कैथोड रेज हैं हमारी नेगेटिवली चार्ज्ड। नाउ कैनाल रेज और एनोड रेस से प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। कैथोड रेस को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। एनोड रेस या फिर कैनाल रेस को ह्यूगन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कैनाल रेस पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं और ई गोल्डस्टीन या सिर्फ गोल्डस्टीन ने उनको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लम पुडिंग मॉडल से रिलेटेड या थॉमसन्स मॉडल से रिलेटेड। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल यानी कि थॉमसन्स मॉडल, जिसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन। ये बात तो बिल्कुल सही है, मॉडल जे थॉमसन ने ही दिया था। Overall charge on an atom is negative. Atom is negatively charged. Electrons revolve around the nucleus. तीनों पॉइंट्स बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि थॉमसन्स के मॉडल में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर होता है
उन्होंने बोला था एक पूरा का पूरा स्फेयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और इस स्फेयर में इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से एम्बेडेड होते हैं। उन्होंने इसी चीज को कंपेयर किया था वाटरमेलन से कि वाटरमेलन का जो रेड वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसमें जो ब्लैक सीड्स हैं दीज आर जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स। तो एक रेफरेंस दिया था। दैट मीन्स लास्ट के तीनों पॉइंट्स इनकरेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। बी, सी एंड डी आर इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं पूछा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड का मॉडल आ गया है अब। इन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल बिकॉज। पहले थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक लेड बॉक्स में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा गया और इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल्स रिलीज बम्बार्ड किए जाए गोल्ड फॉइल पर। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं आपके डबली चार्ज्ड हीलियम आयन। हीलियम आयन जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, वो आपका अल्फा पार्टिकल है। इन अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पर बॉम्बार्ड करवाया गया था और इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ लगाई गई थी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई गई थी टू डिटेक्ट अल्फा पार्टिकल्स। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो एक्सपेरिमेंट के बाद पता लगा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल गोल्ड फॉइल से सीधे पास हो गए, शोइंग दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल्स से डिफ्लेक्ट हो गए और आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स एक ऐसा पार्टिकल था जो रिबाउंड हो रहा था 180 डिग्री से। इन्हीं सब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया कि सेंटर में एटम के न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज्ड, पूरा का पूरा मास उस न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड दैट न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। सो इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल में से बिल्कुल सीधा पास हो गए, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन जरा टैप एंड टेस्ट का सॉल्व करके देखो, कर लिया है तभी आगे बढ़ेंगे हम। चलो नेक्स्ट। Who proposed the idea that electrons are arranged in fixed energy levels or shells with constant speed around the nucleus? अब थोड़ा रदरफोर्ड के मॉडल को समझते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल में सब कुछ सही बताया गया, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पर मैक्सवेल की थ्योरी आई थी। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा और इवेंचुअली इट विल फॉल इन द सेंटर। तो इस तरह से तो इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे और एटम कोलैप्स हो जाएगा। ये रदरफोर्ड का मेजर ड्रॉबैक था जिसको करेक्ट किया था बोहर्स के मॉडल में, विच वॉज गिवन बाय नील्स बोर। इस मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं फिक्स्ड एनर्जी शेल्स में। उनको नाम भी दिया गया है, जैसे ये सेंटर में न्यूक्लियस है, सो फिक्स्ड एनर्जी शेल्स, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड सो ऑन। ये आपका बोर्स का मॉडल था, नील्स बोर में दिया था। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ना ही अपनी एनर्जी लूज करते हैं ना ही गेन करते हैं जब वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अरेंजमेंट कैसा था। सबसे क्लोजेस्ट जो न्यूक्लियस के शेल होता है वहां पे एनर्जी सबसे कम होती है, फिर आगे आगे बढ़ती जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। तो ये काइंड ऑफ सारी ही चीजों को कवर करने वाला क्वेश्चन है। कॉलम ए कहता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके साथ मैच होगी, तो न्यूट्रॉन्स को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। सो फर्स्ट मैचेस विद 3
ऑप्शन ए और बी में फर्स्ट मैचेस विद 3 है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को अभी हमने पढ़ा, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, बी मैचेस विद 1, ऑप्शन ए। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड, 3 मैचेस विद 4। कैनाल रेस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कई बार जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत सारे लेयर्स इन्वॉल्व होती है, आपको थॉमसन मॉडल भी पढ़ना है, आपको रदरफोर्ड का मॉडल भी पढ़ना है, आप एक्स्ट्रा मार्क्स में हेल्प मी सॉल्व इट यूज करो ना। देखो आपका क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाएगा। पहली बार में आप शायद थॉमसन के बारे में पढ़ रहे होंगे, रदरफोर्ड के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो यूज करके देखो, आप ही के फायदे के लिए बनाए गए हैं फीचर्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 11 एंड इट्स मास नंबर इज 23. The electrons present in K, L and M shell is. तो आपको बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें सिर्फ एटॉमिक नंबर चाहिए विच इज 11। सो एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है 11। आपको पता है K शेल है, L शेल है, M शेल है, N शेल है। ऐसा नहीं है कि आप कितने भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में डाल सकते हो, हर शेल की अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे आपका जो K शेल है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, L शेल है उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, M में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2 आ सकते हैं, 8, 18, 32। अब आपका क्वेश्चन आएगा मैम आपको कैसे पता किसमें कितने आएंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। जैसे K में n की वैल्यू 1 रखोगे आप, फॉर K n इज 1। सो अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कि K में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो 2 1² दैट इज 2। इसी तरह से आप L के लिए निकाल सकते हो, M के लिए और N के लिए। अब हमें 11 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो वहां पर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल लेफ्ट। L शेल की कैपेसिटी 8 है, सो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट में जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो M में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैलेंसी ऑफ सल्फर इज, पहले यू शुड नो कि वैलेंसी क्या होती है ना, तो क्विक एक रिवाइज करा देती हूं आपको। वैलेंसी इज नथिंग बट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट किस तरह से दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा, दैट इज वैलेंसी। अगर मैं बोल रही हूं कि सोडियम की वैलेंसी 1 है, दैट मीन्स अगर सोडियम को किसी के साथ बॉन्ड बनाना है तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो 1 बॉन्ड बनाएगा, 1। अगर किसी की वैलेंसी में बोल रही हूँ 3 है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, दैट मीन्स अगर उससे बॉन्ड बनाना है, किसी और के साथ कंबाइन करना है, सो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, उसे किसी के साथ कंबाइन करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। और वैलेंसी निकाली जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपके शेल्स है, सपोज ये लास्ट शेल है, जितने भी आपके लास्ट शेल, जो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में हैं, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, उस शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। अब सल्फर के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सो इट विल बी 2, 8, 6। तो यहाँ पे M आपका वैलेंस शेल है क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन्स M में जाते हैं, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब रूल ये कहता है, ध्यान से देखना, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1, 2 और 3, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 हैं तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही होती है। वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
इसी तरह से सेकंड पॉइंट कहता है इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4, 5, 6 और 7, तो आपकी वैलेंसी होती है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इस केस में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, मतलब यहाँ पे सेकंड वाला केस फॉलो होगा, और जब हम 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 वैलेंसी आ जाएगी। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। सल्फर की वैलेंसी 2 होती है। एक क्वेश्चन मैंने भी आपको दिया है, कैलकुलेट करो जरा, देखो क्या आप वैलेंसी निकाल पा रहे हो। और ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस को आप पावर क्वेश्चन से भी सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट ए और एलिमेंट बी में आपको दिया है, लेकिन बैलेंस शेल का दिया है। जैसे ए में आपको एल शेल दिया है और बी में आपको एम शेल दिया है। सो आप इजीली गेस कर सकते हो कि अगर एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स के शेल पूरी तरह से फिल्ड रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में रहे होंगे। सो 2 and 2 adds up to 4। 4 है ऑप्शन नंबर बी में। बी को भी चेक कर लेते हैं। हमें यहाँ पर एम शेल दिया है, दैट मीन्स के और एल पूरी तरह से फिल होंगे। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, मेक्स अप टू 10, और 4 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस शेल में है तो एटॉमिक नंबर 14 हो जाएगा। एंड आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Which of the following has the same number of protons, electrons and neutrons? कौन सा है इनमें से आंसर जिसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है? सो वन बाय वन चेक करते हैं। पहले x 54 27 को चेक करते हैं। देखो जो आपका सबस्क्रिप्ट में लिखा है दैट इज योर एटॉमिक नंबर, जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है दैट इज योर मास नंबर। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम है, तो यही नंबर आपका इलेक्ट्रॉन्स का भी है। और अब आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो मास नंबर में से प्रोटॉन्स को माइनस करो, तो ये भी 27 ही आएगा। सही आंसर मिल गया आपको। बाकी केसेस में आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पर नंबर सेम नहीं आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा, इस केस में भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 AR18 एंड 40 KR19, ये गिवन पेयर क्या है? यहां पर आपके मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम होता और मास नंबर डिफरेंट होता तो ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप्स बोल देते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर सेम है। मास नंबर सेम है तो ऐसे एटम्स को हम आइसोबार्स बोलेंगे। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेटा सेम मास नंबर का मतलब उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेम है, मतलब न्यूक्लियॉन्स सेम है। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज 1 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन? किस पार्टिकल में 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन है? तो बेटा इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं। हम बात करते हैं ट्राइटॉन और ड्यूट्रॉन की। तो ड्यूट्रॉन आपको पता हो हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम या प्रोटॉन, ड्यूटेरियम या ड्यूट्रॉन, लास्ट में ट्राइटियम, ट्राइटॉन। अब प्रोटियम में 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 ही न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम में देयर इज 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड्यूट्रॉन। आई होप
आपने सारे क्वेश्चंस को टैप एंड टेस्ट के साथ प्रैक्टिस कर लिया है तो आपका ये चैप्टर इज लाइक ऑन टिप्स नाउ। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं आता होगा अगर आपने डिलिजेंटली पूरा का पूरा पेपर सॉल्व किया है तो। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करो और थोड़ी बहुत मदद अपने दोस्तों की भी कर दो, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दो। बाय बाय एवरीवन।